क्रेमलिन से आखिरी अल्टीमेटम जारी हो चुका है। यूरोप में रहने वाले रूसी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पुतिन के करीबी रूस के एक सांसद ने कहा है कि यूरोप में रहने वाले रूसी नागरिक उन शहरों को छोड़ दें जो न्यूक्लियर टारगेट बन सकते हैं। रूस ने अल्टीमेटम 15 जून को ब्रसल्स में हुई नेटो की बैठक के बाद जारी किया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेटो की वजह से आत्मरक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का समय आ चुका है, क्योंकि ब्रसल्स की बैठक में नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने रूस के खिलाफ विध्वंसक प्लान तैयार किया है। देखिए क्या है अमेरिका का सीक्रेट प्लान और कहां होने वाला है रूस का काउंटर न्यूक्लियर अटैक। पुतिन का धैर्य खत्म हो चुका। नैतिक अनैतिक की सीमा खत्म हो चुकी। संदेश दे दिया गया, युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदलने वाला है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन की रूस ने 15 दिन में दुर्गति कर दी। नेटो से मिले हथियारों पर बारूदी वर्षा करके खाक कर दिया। लेकिन रूस के विनाश की हट ठाने बैठे पश्चिमी देशों ने नए सिरे से यूक्रेन को मजबूत करने का संकल्प उठा लिया है। यूरोप में 15 जून को सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ बेल्जियम के ब्रसल्स शहर में। ब्रसल्स में नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की 2 दिन की बैठक शुरू हुई। बैठक का एजेंडा यूक्रेन को मजबूत करना है। नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन को नए हथियार देने का संकल्प लिया। पहले दिन की मीटिंग के बाद ही ऐलान कर दिया गया कि रूस के विरुद्ध युद्ध में नेटो देश एकजुट हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। नेटो के हथियार ही यूक्रेन की शक्ति हैं और इन्हीं की वजह से रूस की विजय में बाधा खड़ी है। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है। ब्रसल्स से सबसे बड़ी खबर नेटो के हथियार आपूर्ति खेमे का विस्तार है। नेटो सदस्य देश पहले से ज्यादा हथियार देने के लिए तैयार हो गए हैं। नेटो देशों में यूक्रेन के पायलट्स और सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अमेरिकी खेमे के गैर नेटो सदस्य देश भी अब यूक्रेन को हथियार देंगे। गैर नेटो सदस्य देशों से हथियार सप्लाई का फॉर्मूला तय हो चुका है। यूरोप में नेटो ने बड़ी सैन्य तैनाती पूरी कर ली है। जेंस स्टोल्टनबर्ग जो कह रहे हैं वो रूस के खिलाफ नेटो की यूरोप में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। नेटो खुद युद्ध के लिए तैयार है और यूक्रेन को पहले से ज्यादा मदद भी भेजी जा रही है। यूक्रेन को कौन से देश से कौन से हथियार मिलने वाले हैं ये समझिए। अमेरिका यूक्रेन को मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देगा। यूनाइटेड किंगडम भी मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। डेनमार्क ने एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें देने का ऐलान किया है। डेनमार्क इसके साथ साथ 9000 आर्टिलरी शेल भी यूक्रेन को देगा। लेपर्ड 2 टैंक के लिए भी डेनमार्क ने फंड देने का ऐलान किया है। नीदरलैंड ने भी मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है।
नॉर्वे यूक्रेन को 7,000 टैंक और तोप के आर्टिलरी शेल देने वाला है। नॉर्वे भी लेपर्ड 2 टैंक के लिए फंड जारी कर सकता है। पहली बार यूक्रेन युद्ध में इजराइल से मरकावा MK2, MK3 टैंक पहुंचने वाले हैं। इजराइल यूरोप के किसी देश को टैंक बेचेगा, जिन्हें बाद में यूक्रेन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जापान के हथियार भी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। जापान 155 mm के शेल्स अमेरिका को देगा। अमेरिका पहुंचने के बाद ये गोले यूक्रेन पहुंचा दिए जाएंगे। मतलब ये कि नेटो ने हथियार सप्लाई का कुनबा बड़ा कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों से अमेरिका के मददगार देशों ने अब रूट बदलकर यूक्रेन को हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इजराइल के टैंक यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। इजराइल किसी यूरोपीय देश को टैंक इसलिए बेच रहा है ताकि युद्ध में भागीदारी के आरोप से बचा रहे। जापान भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस नियम से बंधा है कि वो किसी युद्धग्रस्त देश को हथियार नहीं दे सकता, इसलिए गोले अमेरिका भेजे जा रहे हैं। आर्टिलरी और एयर डिफेंस के साथ साथ यूक्रेन को आने वाले दिनों में चौथी जनरेशन की एयर पावर यानी F-16 फाइटर जेट देने की तैयारी भी है। यूक्रेन के फाइटर पायलट F-16 पर ट्रेनिंग पूरी करने के करीब है। पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी होते ही यूक्रेन के आसमान पर F-16 गरजने शुरू हो सकती हैं। यूरोप के कई देशों में यूक्रेन के पायलट्स और सैनिकों की ट्रेनिंग जारी है। यूरोप में 24,000 सैनिकों की एक टुकड़ी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और वॉर रेडी जवानों को यूक्रेन रवाना कर दिया गया है। यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भी पहुंचनी शुरू हो चुकी है। हंगरी से नेटो के हथियारों से लदी एक ट्रेन यूक्रेन के लिए रवाना हो चुकी है और बहुत जल्द ये हथियार बैटलफील्ड में नजर आने वाले हैं। बाइडेन का बढ़ता कुनबा, यूक्रेन की बढ़ती ताकत रूस के लिए सीधा खतरा है और इसीलिए परमाणु युद्ध छिड़ने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा संकेत यह है कि रूस के सांसद सर्गेई कारागानोव ने क्रेमलिन की वेबसाइट पर लिखा है कि कठिन लेकिन जरूरी फैसला है। न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल मानवता को विश्व विनाश से बचा सकता है। पंद्रह जून को जब ब्रसेल्स में नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही थी, तभी कारागोनोव ने लिखा कि वेपन ऑफ गॉड यानी विश्व रक्षा का हथियार चलाने का समय आ गया है। यूक्रेन के मित्र देशों पर हमला करना जरूरी है, तभी यूक्रेन को मिलने वाली मदद रोकी जा सकती है। रूसी नागरिक यूरोप के उन शहरों को छोड़ दें जो रूस के न्यूक्लियर टारगेट हैं। नेटो को रोकने के लिए रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें लोड हो चुकी हैं। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी संकेत दिए हैं कि अब आत्मरक्षा ही अंतिम विकल्प है।
ज़खरोवा और कारागोनोव ने ये बयान तब जारी किए हैं जब बेलारूस की जमीन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तैनात हो चुके हैं और पुतिन के करीबी लुकाशेंको भी यूरोप को न्यूक्लियर धमकी जारी कर चुके हैं। रूस ने बड़े स्तर पर अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया है। क्रेमलिन से न्यूक्लियर धमकी के साथ ही अमेरिका के सबसे अहम सैन्य ठिकानों पर साइबर अटैक किया गया है। अमेरिका के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर साइबर अटैक हुए हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर का डेटा हैक करने की कोशिश की गई है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक 2 ठिकानों से डेटा चोरी हो चुका है। ये अमेरिका के सामरिक और ऊर्जा से जुड़े परमाणु ठिकाने हैं जिनका डेटा अब हैकर्स के पास है। आशंका है कि अमेरिका के न्यूक्लियर सिस्टम को ध्वस्त करने के बाद रूस यूरोप से लेकर अमेरिका तक विनाश शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए अब आपको बताते हैं युद्ध से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन युद्ध पर आज की ये सबसे बड़ी खबर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का विस्फोटक ऐलान सामने आया है। लेपर्ड टैंक की तरह F-16 को भी तबाह कर देंगे। लेपर्ड टैंक जैसा हाल F-16 का होगा, ये कहा पुतिन ने। यूक्रेन रूस की जंग में पिछले 15 दिन गुजरे हैं, जिसमें पहले तो यूक्रेन ने आक्रामकता दिखाई, लेकिन काउंटर ऑफेंसिव की इस रणनीति की उसे कीमत भी चुकानी पड़ी। रूस ने पूरी बाजी पलट दी, यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अंजाम तक कैसे पहुंचाया? क्या कोई खास किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, या फिर रूस ने इस स्थिति से निपटने के लिए पहले ही सीक्रेट तैयारी की थी? तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। यूक्रेन पर बारूदी बारिश का जवाब देने की रणनीति से जैसे ही जंग के मैदान में साक्षात्कार हुआ, वैसे ही रूस की आक्रामकता बढ़ी और तबाही का सैलाब आ गया। रूस ने यूक्रेन की काउंटर ऑफेंस की रणनीति से बढ़त बनाने की बाजी पूरी तरह पलट दी। रूसी फोर्स ने नई रणनीति के तहत मोर्चा संभाला। रूस के हथियार गरजने लगे और यूक्रेन के कई हिस्से बारूदी विध्वंस में तबाह हो गए। 6 जून 2023 काखोकवा डैम ध्वस्त। ये यूक्रेन की काउंटर ऑफेंस वाली रणनीति के तहत रूस पर हुए हमलों का वो जवाब था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उसके बाद रूसी हथियारों ने ऐसा बारूदी बवंडर उठाया कि यूक्रेन की राजधानी समेत कई शहर और हिस्से बर्बाद हो गए। तो क्या रूस पहले ही रणनीतिक बढ़त बना चुका था? क्या रूस की तैयारी पहले ही सीक्रेट रूप से पूरी थी? और क्या रूस ने यूक्रेन का डिफेंस ध्वस्त कर दिया है? सवाल इसलिए उठे क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं। बावजूद इस तैयारी के रूस अपने हमलों में हर बार कामयाब रहा। हालांकि रूस हाइपरसोनिक हथियार भी इस्तेमाल कर रहा था, जिसे रोकने में यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इस बार रूस ने अपने हाइपरसोनिक हथियारों का कम इस्तेमाल किया है। बावजूद इसके रूस को कामयाबी मिली है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर रूस बाजी पलटने में कामयाब कैसे हुआ? खबर ये
यह है कि रूसी हथियार यूक्रेन पर हमला करने में कामयाब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रूस ने अपने पुराने हथियारों को मॉडिफाई कर लिया है। यानी रूस ने अपने उन हथियारों को यूक्रेन में तैनात हथियारों से मुकाबला करने के लिए उन्नत बना लिया है जो पहले से यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे थे। दरअसल रूसी डिफेंस कंपनियों ने बहुत कम समय में अपने हथियारों को नेटो के हथियारों के मुकाबले और घातक बना लिया है। हालांकि रूस की ये तैयारी सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत हुई है, लेकिन पहली बार यूक्रेन ने सबूत के साथ इस जानकारी को सार्वजनिक किया है। यूक्रेनी एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन यूरी इग्नाट के मुताबिक रूस ने KH-35 मिसाइल को उन्नत किया है, जिसे यूक्रेन के खिलाफ रूस ब्रियांस्क क्षेत्र से लॉन्च कर रहा है। इसलिए उसका पता लगाना और उससे मार गिराना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। आपने बिल्कुल सही सुना, यूरी इग्नाट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में यह बयान दिया है और वो बात कर रहे थे रूस की सिर्फ सबसोनिक क्रूज मिसाइल KH-35 की, जिसे नेटो से मिले हथियारों के सहारे पहले भी नाकाम किया गया है, लेकिन अब ये मुश्किल हो गया है। ऐसा क्यों, इसे क्षमता से समझ लीजिए। दावा है कि KH-35 मिसाइल की रेंज 130 किलोमीटर से बढ़ाकर 300 किलोमीटर कर दी गई है। वॉरहेड ढोने की क्षमता भी 150 किलोग्राम से बढ़ाकर 450 किलोग्राम तक कर दी गई है। इसके अलावा इस मिसाइल के सरफेस लॉन्चर भी मैनुअल से ऑटो कर दिए गए हैं। वहीं दावा मिसाइल की स्पीड बढ़ाने का भी किया जा रहा है और इन मिसाइल के टारगेट पर ओडेसा, मिकोलेव समेत यूक्रेन के कई शहर बताए जा रहे हैं। हालांकि ये यूक्रेन का दावा है, रूस की तरफ से इस संबंध में अभी तक कोई बयान ना तो जारी किया गया है और ना ही हथियारों की इंफॉर्मेशन अपडेट की गई है। अलबत्ता रूस ने इतना जरूर खुलासा किया है कि इस समय यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों की नई सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसका मुआयना खुद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किया है। रूस इस वक्त यूक्रेन की बाजी पलटने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और कामयाब भी हो रहा है, और इसीलिए यूक्रेन में तैनात डिफेंस सिस्टम सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं। अब सवाल रूस की रणनीति और वेपन्स मॉडिफिकेशंस पर है। आखिर बिना हाइपरसोनिक हथियार इस्तेमाल किए रूस कैसे यूक्रेन में बारूदी तबाही मचा रहा है। दावा यह भी है कि रूस ने न सिर्फ हथियारों को उन्नत बनाया है, बल्कि यूक्रेन में हमले की अपनी रणनीति भी बदली है। और इस रणनीति के तहत यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाबी हासिल कर रहा है, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। और रूस का ये ऑफेंस पैटर्न 5421 है। आपने बिल्कुल सही सुना, वॉर एक्सपर्ट्स रूस की तरफ से इसी पैटर्न को अपनाए जाने का दावा कर रहे हैं। यानी रूस इसी पैटर्न पर चलकर पिछले 15 दिनों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। अब क्या है ये पैटर्न, इसे भी देखिए। यूक्रेन पर रूस पहले मल्टीपल डायरेक्शन से 5 डमी अटैक कर रहा है। ये हमले यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए होते हैं ताकि डिफेंस मिसाइल खत्म हो जाए। इसके बाद ठीक ऐसे ही 4 और डमी अटैक होते हैं। अंत में 2 डमी अटैक करके डिफेंस की संभावना खत्म कर दी जाती है और अंत में एक बड़ा हमला टारगेट को तबाह कर देता है। यानी रूस हर तरह से यूक्रेन के खिलाफ रणनीतिक एक्शन ले रहा है और यूक्रेन के उन दावों को भी यूक्रेनी प्रोपेगेंडा साबित कर रहा है जो अब तक किए जा रहे थे, जैसे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से किंजल मिसाइल को नष्ट करने का दावा। और ये दावा 16 मई को रूस के किंजल मिसाइल से हमले को नाकाम करने का है। लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे रोक पाना अमेरिकी सिस्टम के लिए नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
काकोवका जलाशय के टूटने के बाद जिस महासंकट का डर, उसके संकेत मिलने लगे हैं। ज़पोरिज्जिया प्लांट के आसपास पानी का रंग बदल रहा है। कुछ जगहों पर पानी हरे रंग का हो गया है, तो वहीं कुछ पर पानी का रंग काला हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अंदेशा है कि ऐसा रेडियो एक्टिव ईंधन के लीक होने की वजह से हो सकता है। हर बीतते दिन के साथ न्यूक्लियर विनाश का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूएन की टीम भी मौके पर मौजूद है, जांच चल रही है, रेडिएशन रोकने के उपायों की तलाश जारी है। यूक्रेन के सबसे संवेदनशील युद्ध क्षेत्र की ये सबसे ताजा तस्वीर है। अब बारूदी धमाकों का शोर नहीं, रॉकेट और मिसाइल की आग नहीं, बल्कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन ज़पोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट के लिए यह पानी ही सबसे बड़ा खतरा बन गया है। पानी का रंग बदल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि रेडिएशन की शुरुआत हो चुकी है। रेडियो एक्टिव मटेरियल पानी के साथ घुल रहा है। ज़पोरिज्जिया प्लांट के आसपास कुछ इलाकों में पानी का रंग हरा हो गया है। पानी का रंग हरा क्यों हुआ, इसकी जांच की जा रही है। दूसरी ओर कई जगहों पर पानी का रंग काला होता जा रहा है। आशंका है कि पानी के रंग में बदलाव रेडियो एक्टिव मटेरियल की लीकेज से हो रहा है। डर है कि ज़पोरिज्जिया कहीं यूरोप के लिए तबाही की वजह न बन जाए। IAEA की टीम ज़पोरिज्जिया प्लांट के करीब है। नुकसान और खतरों का आकलन चल रहा है। यूएन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख भी यूक्रेन के ज़पोरिज्जिया प्लांट से होने वाली तबाही का अंदाजा लगा रहे हैं। यूएन न्यूक्लियर चीफ राफेल ग्रॉसी के मुताबिक हालात खतरनाक हैं, लेकिन अभी हालात बेकाबू नहीं हुए हैं। हालात बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह काकोवका रिजर्वॉयर में धमाका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पानी बहने की वजह से काकोवका रिजर्वॉयर का जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। काकोवका रिजर्वॉयर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर को ठंडा रखने का इकलौता साधन है। वाटर लेवल 11 मीटर से नीचे जाते ही कूलेंट बंद हो जाएंगे। ज़पोरिज्जिया प्लांट में मौजूद न्यूक्लियर बारूद में अगर धमाका होता है तो वहां इतना परमाणु ईंधन मौजूद है जिससे 5 किलोमीटर का इलाका तो आग के शोले में ही दफन हो जाएगा। अगले 50 किलोमीटर के इलाके में पारा इतना बढ़ जाएगा कि हजारों लोग झुलसने से मारे जाएंगे। 100 किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन से लोगों की मौत होगी। 250 किलोमीटर तक दम घुटने और सांस की समस्याओं से जान जाएगी और 500 किलोमीटर तक जहरीला रेडिएशन फौरन फैल जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके से तबाही सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगी। ज़पोरिज्जिया से शुरू होने वाला रेडिएशन किसी बड़े परमाणु हथियार के इस्तेमाल से भी विनाशक साबित हो सकता है। ज़पोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 परमाणु रिएक्टर्स हैं, जो यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया में 9वां सबसे बड़ा प्लांट है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन निकला तो एक बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी। पूरे यूरोप की सांसें अटक जाएंगी। एक अनुमान है कि चेरनोबिल में हुए हादसे से भी 10 गुना बड़ी तबाही आएगी और चेरनोबिल हादसे में 93,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। यही वजह है कि IAEA प्रमुख अपनी टीम के साथ ज़पोरिज्जिया में मौजूद हैं। वो उन तमाम विकल्पों पर मंथन कर रहे हैं जिससे तबाही टल सकती है। दुनिया को महातबाही से बचाने के लिए ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ज़पोरिज्जिया में विस्फोट का चेन रिएक्शन शुरू हुआ तो इसका जहर कहां कहां तक पहुंचेगा ये कोई नहीं जानता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर मारियाना बजरिन का दावा है कि रेडिएशन हवा की दिशा पर निर्भर है। रूस, यूक्रेन और पड़ोसी देशों समेत करीब 20 पश्चिमी देशों में रेडिएशन फैल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तबाही का डायरेक्शन कुदरत तय करेगा।
अब तक के अनुमान के मुताबिक अगर हवा का रुख पश्चिमी रहा तो पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा, लेकिन हवा का रुख अगर पूर्वी हुआ तो फिर रूस समेत एशिया के कई देश भी इस महाविनाशक रेडिएशन की चपेट में होंगे। यानी ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए महाविनाश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका इस्तेमाल महाशक्ति अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान किया था, एक ऐसा सुपर फाइटर जिसके नाम से सोवियत संघ थर्राता था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद साल 1998 में अमेरिका ने अपने आसमानी जंगबाज को रिटायर कर दिया। उसे कबाड़ घोषित करके धूल फेंकने के लिए मजबूर कर दिया गया। मगर 25 साल पर एक बार फिर अमेरिका का वो खूंखार लड़ाका सुर्खियों में बना हुआ है। 25 साल पर उसके वॉर जोन में एंट्री मारने की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 25 साल पहले कैसे एक जंगबाज का अंत किया गया और क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ वक्त पहले सैटेलाइट कैमरे से अमेरिका के एडवर्ड एयरबेस की कुछ तस्वीरें कैप्चर की गई थी, जहां कई सारे लड़ाकू विमान और बॉम्बर खड़े थे। ओपन सोर्सेज की तरफ से एडवर्ड एयरबेस की जो सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई, उसमें काले रंग का एक विशालकाय विमान दिखाई दे रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि लॉकहीड मार्टिन का SR-71 ब्लैकबर्ड था। आपको बता दें कि काले रंग का ये खूंखार आसमानी शिकारी काफी तेज रफ्तार के साथ साथ विध्वंसक प्रहार के लिए कुख्यात था। मगर साल 1998 में अमेरिका ने अपने विस्फोटक योद्धा को रिटायर कर दिया। आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या 25 साल बाद SR-71 ब्लैकबर्ड फिर से वॉर जोन में एंट्री करेगा? क्या अमेरिका अपने सुपर योद्धा को युद्ध में इस्तेमाल करेगा? कोल्ड वॉर का खूंखार लड़ाका 2023 में बारूदी ट्रेलर दिखाएगा। ये सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे हैं। SR-71 ब्लैकबर्ड के वॉर जोन में दस्तक देने के कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह है SR-71 ब्लैकबर्ड का अतीत। जी हां, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला SR-71 ब्लैकबर्ड 1998 में रिटायर हुआ और इसे लेकर दावा किया जाता है कि महाशक्ति अमेरिका ने अपने विस्फोटक योद्धा को बीते 25 सालों से नेवाडा में मौजूद अमेरिका के सीक्रेट सैन्य अड्डे एरिया 51 में रखा था, दुनिया की नजरों से छुपाकर। जिस तरह मौजूदा वक्त में यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में तनातनी बढ़ी है, हालात युद्ध के मुहाने तक जा पहुंचे हैं। ऐसे में मुमकिन है कि शीत युद्ध के दौरान रूस पर कहर बरपाने वाले आसमानी जंगबाज SR-71 ब्लैकबर्ड की फिर से वापसी हो सकती है। फिर से इस खूंखार लड़ाके को रूस का मुकम्मल हिसाब करने के लिए, रूस के सैन्य अड्डों को तबाह करने के लिए, पुतिन की जंगी सनक को नेस्तनाबूद करने के लिए बैटल ग्राउंड में झोंका जा सकता है। अब आपको दुश्मनों के लिए काल बनने वाले इस फाइटर प्लेन की खासियत, इस सुपर योद्धा की खूबियों के साथ आपको बताते हैं कि क्यों रणभूमि में इसका दबदबा रहता है। खासियत, SR-71 ब्लैकबर्ड स्टेल्थ फाइटर था। इस लड़ाकू विमान की खासियत यह थी कि यह किसी भी रडार को चकमा दे सकता था। ताकत, SR-71 ब्लैकबर्ड की सबसे बड़ी ताकत अटैक और डिफेंस की क्षमता है। यह किसी भी मौसम में किसी भी तरह के हालात में हमला कर सकता है। मारक क्षमता, SR-71 ब्लैकबर्ड फाइटर 5400 किलोमीटर की रेंज तक सटीक निशाना साध सकता था। रफ्तार, SR-71 ब्लैकबर्ड की रफ्तार 3529 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। स्किल, SR-71 ब्लैकबर्ड लड़ाकू विमान और बॉम्बर दोनों क्षमताओं से लैस था। भले ही आज के दौर में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान या फिर नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर्स मौजूद हों, मगर 90 के दशक में SR-71 ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्ट का कोई सानी नहीं था, क्योंकि ये आसमानी लड़ाका वॉर जोन में लड़ाकू विमान की तरह परवाज भरते हुए डॉग फाइट और मिसाइलें भी दाग सकता था। इसके साथ साथ ये एयरक्राफ्ट
परमाणु बम वर्षकों की तरह हेवी एटमी वॉरहेड से भी अटैक कर सकता था। इतना ही नहीं, अमेरिकी ब्लैकबर्ड को लेकर यह भी दावा किया जाता था कि ये मैक 3 से ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ान भरता था, यानी किसी सुपरसोनिक मिसाइल की तरह। तभी तो दुश्मन के रडार को चकमा देना इसके लिए मामूली सी बात थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अचानक SR-71 ब्लैकबर्ड की बात मौजूदा वक्त में क्यों हो रही है? तो इसकी वजह है SR-71 ब्लैकबर्ड के रिटायर होने से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा, जिस पर से अब पर्दा उठा है। दरअसल 22 दिसंबर 1964 को ब्लैकबर्ड ने पहली उड़ान भरी और जनवरी 1966 में SR-71 ब्लैकबर्ड यूएस एयरफोर्स, CIA और स्ट्रैटेजिक कमांड के बेड़े में शामिल हो गया। मगर इसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने SR-71 ब्लैकबर्ड को रिटायर कर दिया। जानते हैं क्यों? एक जनरल की जलन के चलते। ठीक सुना आपने, साल 1985 में जनरल जेरी ओमेले, जो कि यूएस एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ थे, और उस दौरान जनरल लैरी वेल्च, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, दोनों के बीच SR-71 ब्लैकबर्ड को उड़ाने की होड़ मची थी। लेकिन अमेरिका के बाहर SR-71 ब्लैकबर्ड को उड़ाने का मौका जनरल जेरी ओमेले को मिला। लेकिन 20 अप्रैल 1985 को ब्लैकबर्ड के साथ उड़ान भरते हुए जनरल ओमेले की मौत हो गई, क्योंकि ब्लैकबर्ड क्रैश हो गया। बस फिर क्या, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल लैरी वेल्च ने यूएस एयरफोर्स की कमान संभाली और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे ताकतवर और तेज रफ्तार से उड़ने वाले प्लेन को कमजोर साबित करने लगे। अपनी रिपोर्ट में SR-71 ब्लैकबर्ड को रिस्की लड़ाका घोषित करने लगे। इसके बाद अमेरिका को SR-71 ब्लैकबर्ड यानी अपने खूंखार शिकारी को वक्त से पहले रिटायर करना पड़ा। यूक्रेन रूस की जंग में इस समय अपनाई जा रही रणनीति चौंका रही है। एक तरफ बारूदी बवंडर उठा है तो दूसरी तरफ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो जंग में की पर्सन है। हालांकि कामयाबी किसे मिली भी या नहीं, इस पर तो दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन यूक्रेन के सैन्य खुफिया विभाग के चीफ को लेकर सस्पेंस जरूर गहरा गया है। वो हेडक्वार्टर पर गिरी रूसी मिसाइल की चपेट में आए थे, जिसके बाद उन्हें पहले घायल बताया गया, फिर उनकी मौत का दावा किया गया और अब उनके जर्मनी में होने के संकेत भी मिल रहे हैं। देखिए क्या है ये पूरा मामला। यह हमला 29 मई को रूस ने कीव पर किया था, जिसमें ध्वस्त हुआ यूक्रेन के रक्षा विभाग की इमारत का वो हिस्सा जिसे सैन्य खुफिया हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है। और इसी हमले से शुरू हुआ यूक्रेन रूस की जंग का वो चरण जिसे मर्डर फेज कहा जाने लगा। इस हमले के बाद ही रूस की हिट लिस्ट में शामिल नामों का खुलासा हुआ। इसी हमले के बाद यूक्रेन के टारगेट पर कौन से रूसी लीडर हैं, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक हुई। अब सवाल यह है कि आखिर इस हमले के बाद ही मर्डर फेज क्यों शुरू हुआ? इस हमले का हत्याओं के दौर से ताल्लुक क्या है? जवाब है पहला टारगेट हिट होना। और जो टारगेट बने वो थे यूक्रेन की सैन्य खुफिया सेवा के प्रमुख किरिलो बुदानोव। दावे के तहत जिस वक्त रूसी मिसाइल यूक्रेन के रक्षा विभाग में सैन्य खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर गिरी थी, उस समय बुदानोव वहीं मौजूद थे, जो हमले की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद खबर आई कि बुदानोव की मौत हो गई। इसी खबर के बाद रूस के टॉप लीडर्स के नाम यूक्रेन की हिट लिस्ट में दर्ज होने की जानकारी बाहर आई। तो क्या यूक्रेन के रक्षा विभाग पर हमला टारगेट अटैक था? क्या रूस ने जानकर किरिलो बुदानोव पर हमला किया? और क्या वाकई रूसी अटैक में बुदानोव की मौत हो चुकी है? सवाल इसलिए क्योंकि इस समय जो जानकारी मिल रही है वो चौंकाने वाली है। और जानकारी ये है कि यूक्रेन से जिन किरिलो बुदानोव की मौत की खबर फैली है, उनके घायल हालत में जर्मनी में भर्ती होने की जानकारी लीक हुई है। यूक्रेन के खुफिया सोर्स बता रहे हैं कि बुदानोव रूस के हमले में गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर से पोलैंड के सैन्य अड्डे पहुंचाया गया था। इसके बाद अमेरिकन प्लेन उन्हें पोलैंड से बाहर ले गया, लेकिन बुदानोव को ले जाने वाला अमेरिकन प्लेन
जर्मनी में लैंड हुआ। और इस दावे की पुष्टि करता है ये फ्लाइट रडार जिसमें किरिलो बुदानोव सवार थे। जानकारी के मुताबिक उन्हें बर्लिन के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बुदानोव की जानकारी छिपाई क्यों जा रही है? जवाब है रूस के सीक्रेट एजेंट से उनकी जान को खतरा। अब मुमकिन है कि जानकारी बिल्कुल सही हो, लेकिन इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये उन्हें रूस से बचाने का एकमात्र रास्ता है। वहीं यूक्रेन मर्डर फेज में अब अपने हथियार इस्तेमाल करने के लिए भी आजाद है। कुछ महीने पहले आसमान में चांद और शुक्र ग्रह का दुर्लभ नजारा देखने को मिला था। तब चांद के बिल्कुल नजदीक शुक्र ग्रह को चमकते हुए देखा गया था। इसके बाद इससे भी बेहद शानदार दृश्य आसमान में दिखाई देने वाला है। 17 जून की सुबह 5 बजे ऐसे खगोलीय समीकरण बन रहे हैं जब 5 ग्रह एक साथ एक कतार में नजर आने वाले हैं। कौन से हैं ये ग्रह, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। आसमान में रोज चांद और सूरज नजर आते हैं। इन ग्रहों के अलावा दूसरे ग्रह रोज नजर नहीं आते। लेकिन 17 जून की सुबह 5 बजे आसमान में एक साथ 5 ग्रह नजर आने वाले हैं, वो भी एक सीध में कतार बांधे हुए। ये वो ग्रह हैं जो हमारी नजरों के सामने रोज नहीं होते। 17 जून की सुबह को एक साथ 5 ग्रहों का अनोखा खगोलीय नजारा देखने को मिलेगा। नासा के खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार शनि, नेपच्यून, बृहस्पति, यूरेनस और बुध आकाश में एक साथ दिखाई देंगे। ये पांचों ग्रह एक कतार में नजर आएंगे। सुबह 5 बजे ये पांचों ग्रह एक साथ नजर आने वाले हैं। सुबह सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में देखें, वहां आपको क्षितिज के पास एक चमकीला गोला दिखेगा जो बृहस्पति होगा। उसके बाद थोड़ा ऊपर और दाईं ओर देखें, वहां आपको दक्षिण पूर्वी सिरे पर शनि दिखाई देगा। उसके बाद आपको बुध दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद दूसरे ग्रहों को बिना दूरबीन के देखना मुश्किल होगा। अंतिम 2 ग्रह नेपच्यून और यूरेनस न केवल पृथ्वी से सबसे दूर हैं, बल्कि आकाश में सबसे धुंधले भी हैं। अगर आपके क्षेत्र में आसमान साफ है, प्रदूषण नहीं है, तभी आप इन 2 ग्रहों को दूरबीन से देख पाएंगे।